ओके सो आज हम लोग एक बहुत स्पेशल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब सब लोगों ने सुना होगा, इस फंक्शन को देखा होगा, यूज़ भी किया होगा मे बी। ई टू द पावर एक्स, इसको लिखते हैं हम लोग। नाउ ई टू द पावर एक्स बेसिकली इट्स अ पावर लॉ। जैसे कि हम लोग लिखते हैं किसी नंबर को ए टू द पावर एक्स, ठीक है, इस तरह से। तो किसी नंबर को किसी नंबर के पावर के फॉर्म में कब लिख सकते हैं? किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के पावर के फॉर्म में हम तब एक्सप्रेस कर सकते हैं व्हेन द नंबर फॉलोज द पावर आइडेंटिटी और पावर लॉ, यू कैन से। पावर लॉ है क्या? पावर लॉ बेसिकली ये है कि ए टू द पावर एक्स है, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं ए टू द पावर वाई के साथ, दिस शुड गिव यू ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर लेट अस से एफ ऑफ एक्स है आपका ए टू द पावर एक्स, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा आपका? ए टू द पावर वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो इन अदर वर्ड्स दिस रिलेशन tells you that f of x into f of y is equals to f of x plus y। तो किसी भी नंबर को कोई भी नंबर अगर पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है, ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, तो उस फंक्शन को ये जो रूल है इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, एम क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले तो जाने कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, व्हाट वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये फंक्शन, ठीक है। दूसरा ये कि ये ई जो है, ये ई नंबर क्या है, ठीक है, ई नंबर क्या, ये भी हम देखें कि ई नंबर है क्या, ठीक है। विल विदाउट डूइंग वेरी एक्यूरेट कैलकुलेशंस, मतलब कि राउंड अबाउट कैलकुलेशंस करके ही हम देखें कि ई जो नंबर है वो किस नंबर और किस नंबर के बीच लाई करना चाहिए, ठीक है। And as you can always go with the same procedure and calculate the value of e as accurately as you want, ठीक है, to as many decimal places, so to as many decimal places as you want it to be correct। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा, तरह से हमें नहीं पता कि वो e टू द पावर x से क्या है, जो भी है, ठीक है। तो बाद में पता चलेगा कि जो भी क्या चीज़ है, किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे। फॉर्म यही क्यों देते हैं हम लोग, ये भी हम देखें कि यही फॉर्म क्यों आना चाहिए। हम भी बोलें कि e टू द पावर x, टू द पावर x इज अ पावर लॉ, इज अ पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन के रूप में लिखने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया होगा, यानी कि जो फंक्शन होगा आपका वो इस लॉ को होल्ड करेगा, इस वाले लॉ को होल्ड करेगा। तो इस लॉ को पहले हम देखेंगे कि इस लॉ को होल्ड करता है कि नहीं करता है वो फंक्शन, एंड देन वी विल से दैट सिंस दिस function follows this rule, then this can be expressed as a function as this form। You will say that this function can be expressed the power of some number। सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या चीज़ है। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये होता है, इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर, मान लो कोई भी नंबर है आपके पास, अगर उस नंबर का ग्रोथ, ठीक है, या फिर लेट्स से डीके, उस ये दोनों में से कोई भी चीज अगर उस नंबर के प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर ग्रोथ या फिर डीके उस नंबर के प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, देन सच सच अ फंक्शन, बेसिकली इसको नंबर बोलना गलत है वैसे तो, फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ग्रोथ या फिर किसी भी फंक्शन का डीके अगर उसके प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है, then that function is called an exponential function, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्या मतलब हुआ इसका? देखो क्या मतलब हुआ, होता क्या है कि आपके पास कोई, मान लो आपने एक चीज सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी पढ़ा होगा तो। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, होता है कंपाउंड इंटरेस्ट।
क्या फ़र्क होता है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लो आपने कोई लोन लिया, तो लोन लिया आपने, तो आपका प्रिंसिपल कुछ होगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ होगा, मान लो 1 रुपया है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, जो सिंपल इंटरेस्ट रेट होगा, वो इस प्रिंसिपल पे लगेगा, मान लो एक्स है, वो सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्स है। जिस टाइम के लिए लग रहा है वो टाइम इंटरवल मान लो क्या है, 1 साल है, यानी कि एक साल में आपको 1 रुपये पे x% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 1 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, द टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना हो जाएगा, 1 साल के बाद आपका 1 रुपया कितना हो जाएगा, 1 रुपया तो प्रिंसिपल है आपका, प्लस 1 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा x% का इन 1 ईयर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका सम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + x। तो 1 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। अगर आपने 1 रुपये से शुरू किया था और आपको 1 रुपये पे x% का इंटरेस्ट मिल रहा है, देन योर सम आफ्टर 1 ईयर, आपका जो सम होगा वो होगा 1 + x। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, अगर मान लो आपने शुरू किया 1 रुपये से, ठीक है, और 1 साल में जो आपका इंटरेस्ट है, 1 साल में वो है x%, ठीक है, x% का इंटरेस्ट है 1 साल में। तो आपको 1 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग इसलिए होता है बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें आपका जो इंटरेस्ट होगा वो प्रेजेंट प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा। प्रेजेंट प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ये है, जैसे मान लो कि 1 साल है, 1 साल को हम महीने में बांट दें, कितना महीना होगा, 12 महीना होगा, इस तरह बांट दिया हम, ठीक है, 12 महीने होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने, 12 महीने में बांट दिया उसको। तो x अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाना चाहिए, x यहाँ पे 1 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, x/12 का इंटरेस्ट मिलेगा, x/12 का इंटरेस्ट मिलेगा ना। अगर आपको x/12 का इंटरेस्ट पहले महीने में मिल रहा, तो पहले महीने में ही आपका सम कितना हो जाएगा, 1 रुपये प्लस आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है 1 रुपये पे x/12। 1 महीने के बाद आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इतना होगा, तो 1 महीने के बाद आपका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 + x/12। 1 महीने के बाद इतना आपका सम हो जाएगा, यानी कि अब आपको दूसरे महीने जो इंटरेस्ट मिलेगा वो वो इंटरेस्ट 1 रुपये पे नहीं लगेगा, वो इंटरेस्ट इस पूरे पे लगेगा, 1 + x/12 पूरा जो अमाउंट होगा उस पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा। तो वो इंटरेस्ट कितना लगेगा, वापस से x/12 भी लगेगा, क्योंकि हर महीने आपने बांट दिया इंटरेस्ट को। अब उस 1 महीने तक जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये कंसिडर होगा, 1 रुपये कंसिडर नहीं होकर के 1 + x/12 कंसिडर होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपको इंटरेस्ट बनेगा वो इतना बनेगा, 1/x+12 इंटू x/12, ठीक है। तो ये आपका दो दो दूसरे महीने का जो इंटरेस्ट हुआ वो ये है, दूसरे महीने का इंटरेस्ट ये है, ठीक है। लेकिन दूसरे महीने के बाद आपका टोटल पैसा कितना हो जाएगा, पहले महीने में पैसा कितना था, पहले महीने में पैसा हो गया था आपका 1 + x/12। अभी इंटरेस्ट लग गया इतना उस पर, तो टोटल पैसा कितना हो गया 2 महीने के बाद, इतना हो गया ना। अभी इसको लिख सकते हैं 1 + x/12, यहाँ भी है 1 + x/12, यहाँ भी है, उसको कॉमन ले लिए, तो 1 + x/12 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, यहाँ x/12 और यहाँ से 1, तो 1 + x/12, यानी कितना हो गया, 1 + x/12 का स्क्वायर हो गया। तो 12, अगर 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आपको इतना मिल रहा था, इतना, 2 महीने के बाद आपको इतना मिल रहा था। यहाँ ध्यान देना, 1 महीने के बाद 1 है, 2 महीने के बाद 2 है, तो 12 महीने के बाद कितना होगा, 12 महीने के बाद ये हो जाएगा 1 + 12 टू द पावर 12, ठीक है। यानी कि जो टोटल अमाउंट है आपका 12 महीने के बाद, सम आफ्टर 12 मंथ्स, वो कितना हो जाएगा, 1 + x/12 टू द पावर 12।
है ना। तो अगर इस चीज को हम जनरलाइज करते हैं, इस चीज को हम जनरलाइज करते हैं, इस कंपाउंड इंटरेस्ट वाले प्रिंसिपल को जनरलाइज करते हैं, तो लेट अस से आपने शुरू किया 1 रुपए से मान लो, ठीक है, इंटरेस्ट लग रहा है आपका, इंटरेस्ट हो रहा जो आपका x है, लेकिन जो भी इंटरवल है आपका, टोटल इंटरवल 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, जो भी हो, उस इंटरवल को आपने बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट दिया, बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट दिया, n इंटरवल्स में बांट दिया, ठीक है, n इंटरवल्स, n इंटरवल्स पे बांट दिया, तो अल्टीमेटली आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ अल्टीमेटली आपका सम कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका सम कितना हो जाएगा, n इंटरवल्स के बाद सम कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट रेट अगर x है तो कितना हो जाएगा 1 + x/n टू द पावर n, यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ क्या था 12 महीने के बाद 1 + x/12 टू द पावर 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें इसमें हमने 12 दफ़ा बांटा था, इसको 12 इंटरवल्स में बांट दिया था, इसमें क्या कर दिए हम 1 + x/n टू द पावर n इंटरवल्स में बांट दिए। अब जो हम बोले थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द फंक्शन whose growth or decay is proportional to the value current value of the present function, मतलब present value of the current function। तो जो आपका अगर fx है मान लो fx, ठीक है, इसका जो डीके या फिर ग्रोथ होगा, इसमें कितना ग्रोथ होगा या फिर डीके होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बाय डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन यही होता है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, वो प्रेजेंट वैल्यू कब तक, जैसे यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, वो वैल्यू इसके पहले वाले एग्जांपल में कहाँ तक था बेसिकली, ये इस वाले एग्जांपल में देखो, ये वैल्यू बेसिकली जो हम ले रहे थे, काउंट कंसिडर कर रहे थे कांस्टेंट, वो 1 महीने का था, मतलब 1 महीने तक आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 रुपये काउंट हो रहा है, फिर 1 महीने से पहले महीने के एंड से दूसरे महीने के खत्म होने तक, एंड होने तक आपका जो अमाउंट प्रिंसिपल है वो कंसिडर हो रहा था 1 + x/12, फिर दूसरे महीने के खत्म होने से तीसरे महीने के खत्म होने तक आपका अमाउंट कंसिडर हो रहा था, टोटल अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है वो हो रहा था इतना, है ना। तो बेसिकली हमारे पास 30 दिन का समय, 30 दिन हम उस प्रिंसिपल को कांस्टेंट मान रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन इसको और रिगरसली अगर हम डिफाइन करना चाहें, एकदम प्रॉपर मैथमेटिकल वे में डिफाइन करना चाहें कि एकदम एग्जैक्टली करंट वैल्यू, मतलब मान लो कि हमें एकदम एग्जैक्टली करंट वैल्यू पे अगर हमें उसका ग्रोथ या डीके कैलकुलेट करके टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देखना हो, तो कैसे देखेंगे हम, तो उसके ग्रोथ को हम किस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम इंटरवल्स को बहुत ही छोटे छोटे में बांटे, मतलब बहुत ही छोटा इंटरवल्स करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर इंटरवल्स को इतना छोटा करते हैं कि वो जो इंटरवल है वो उसका लेंथ 0 के बराबर हो जाए, इसका मतलब यह है कि हमको इंटरवल्स को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, मैथमेटिकली अगर बोले, रिगरस वे में हम अगर बोले, तो उस ये जो इंटरवल्स है, नंबर ऑफ इंटरवल्स है, इसको हमको कितना करना पड़ेगा, इनफाइनाइट करना पड़ेगा, तभी वो बहुत छोटा हो पाएगा ना, तभी हम बोल पाएंगे रिगरसली कि ये बिल्कुल जो ये जो फंक्शन है बिल्कुल वही चीज हमें देगा जो हम चाह रहे हैं, दैट्स अ ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बिल्कुल करंट वैल्यू पे जो ग्रोथ देगा आपको वो यही फंक्शन देगा जब n जो है टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि आपका इंटरवल लेंथ बहुत छोटा हो जाए, है ना। सो दिस फंक्शन या फिर आप कह सकते हो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, जो लिमिट होगा इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, इस लिमिटिंग वैल्यू को हम बोलते हैं e⁻x। सो डेफिनेशन वाइज, अगर डेफिनेशन वाइज देखें हम, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो e⁻x is defined to be is defined to be okay, limit n tends to infinity 1 plus x to the x by n to the power n. This is the definition.
ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन अभी हमने सिर्फ देखा है कि इसका क्या होता है, फॉर्म कैसे आता है, ये फंक्शन आया कहाँ। ये बेसिकली दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ e टू द पावर x। बट हमने अभी तक ये प्रूव नहीं किया है कि इसको e टू द पावर x क्यों बोल रहे हैं। तो अभी के लिए हम फिलहाल इस तरह के फंक्शन को हम fx ही बोल रहे हैं। ठीक है, दिस फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन आया हमारा, जो लिमिट आएगा, लिमिटिंग वैल्यू आएगा, वो बेसिकली वो फंक्शन किस पे, वो फंक्शन क्या होगा, x का फंक्शन होगा बेसिकली वो। तो उस फंक्शन को हम fx ही बोल रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, हम बाद में देखेंगे कि इस फंक्शन को हम e टू द पावर x क्यों लिखते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द एक्स बाई एन टू द पावर n। अभी हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं, अभी हमने सिर्फ इतना आ, सीखा है कि ये सम फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है। हम ये प्रूफ करेंगे कि इस fx को e टू द पावर x लिख सकते हैं, यानी कि एक नंबर के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट उस पर अभी थोड़ा देर है। अभी हम पहले एक इसको और फॉर्म लाते हैं, इसको एक और फॉर्म में लिखना चाहते हैं। दिस इज वन फॉर्म, दिस इज द फंडामेंटल फॉर्म बोल सकते हो आप। एक और फंडामेंटल, इक्वली फंडामेंटल फॉर्म है जो यहीं से आ सकता है। अब देखो वो कैसे आता है। ठीक है, देखो, तो हमने क्या किया, एफ एक्स लिया। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने ये लिखा कि एक कोई मतलब फंक्शन जो है वो ये ऐसा है, 1 प्लस एक्स बाई एन टू द पावर एन। ठीक है, अब यहाँ से जो फॉर्म हम लाना चाह रहे हैं उसके लिए एक चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज द बाइनोमियल थ्योरम। आप लोगों ने में बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग नहीं भी पढ़े हो वो देख लो एक बार क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम होता है कि आपके पास नंबर्स है, दो दो नंबर है, मान लो a प्लस बी। ठीक है, टू द पावर सम नंबर है, यहाँ पे n इंटीजर है कुछ। ठीक है, इंटीजर है, अब इंटीजर ही ले रहे हैं इसको हम। ठीक है, अब इंटीजर पे ही हमारा काम चल जाएगा। ये बेसिकली दिस इज इंटीजर, हमने डिवाइड किया है n बहुत छोटे इंटरवल, बेसिकली हमने डिवाइड किया है इसको। कितने दफ़ा डिवाइड करें तो n इज इंटीजर, हियर वी आर कंसीडरिंग n टू बी इंटीजर। अभी के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पे भी n हम लोग इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर से ही हमारा काम हो जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम सेज कि ये जो a प्लस बी टू द पावर n है, ये होता है कि ये इसको हम किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट बाइनोमियल थ्योरम गिव्स यू। फॉर एग्जांपल अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सबको पता होगा। अगर इसी तरह से a प्लस बी का क्यूब लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, यहाँ तक जनरली सबको पता होता है। लेकिन जैसे ही हम फोर्थ पावर में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल को ये याद नहीं होता है कि क्या होता है ये। ठीक है, तो इससे भी और फर्दर बड़े पावर में जाएंगे तो कोई आइडिया नहीं लगेगा आपको क्या लिखना है। तो उस समय ये बाइनोमियल थ्योरम काम आता है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, सी अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी टू द पावर n जो होता है वो ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0, सॉरी यहाँ पे r टेंस r इक्वल्स 0 टू n। अब r क्या है, r यहाँ पे आएगा n c r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपने कोई बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पर अगर नहीं भी आ रहा तो हमको एग्जांपल देके बताते हैं। a प्लस बी टू द पावर n को इस तरह, ये थ्योरम है, ये बेसिकली थ्योरम है। ठीक है, अब अगर ये थ्योरम बहुत भारी भरकम लग रहा हो आपको तो ये कुछ है नहीं, ऐसा सिंपल है बिल्कुल। स्क्वायर के लिए देख लो या क्यूब के लिए देख लो, यहाँ पे क्यूब है ना, इस क्यूब के लिए देख लो, दिखाते हैं क्या होता है। कैसे कैसे ये कैसे ये जो ये चीज़ है ये यही देगा आपको, ये चीज़ देगा। कैसे देगा, देखो पहला टर्म है NCR। NCR मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन। फॉर ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिस इज द कॉम्बिनेशन NCR। इसको कैसे लिखते हैं, NCR को हम लोग ऐसे लिखते हैं, NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ NCR। ठीक है, इट्स NCR का मतलब होता है सिलेक्टिंग आर थिंग्स
मतलब सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, ठीक है। तो आपके पास एन मान लो, आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, एन ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से किसी भी आर को चुनने का कितना पॉसिबल तरीका हो सकता है, कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं बाय विच यू कैन सिलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, ठीक है। दिस इज व्हाट एनसीआर गिव्स यू, और उसका मैथमेटिकली वो नंबर जो होता है वो नंबर ऐसा होता है। फैक्टोरियल सबको पता होगा, फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू एन, इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से कोई भी फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो ए प्लस बी क्यूब कैसे लिखेंगे यहाँ से, तो एन सी आर, एन सी आर क्या है, तो एन सी आर आर इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक जाएगा, तो आर इक्वल्स टू जीरो जब होगा तो एन सी जीरो, ए टू द पावर एन, आर जीरो ले रहे हैं अभी, बी टू द पावर जीरो इज वन फर्स्ट। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, एन आर इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन में एन सी वन, ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस nc2 a to the power n minus 2 into b square प्लस, ठीक है। अच्छा क्यूब लिए, ऑलरेडी क्यूब ले चुके हैं हम, तो ये n बेसिकली क्यूब है, मतलब 3 है, ये n बेसिकली 3 है, तो यहाँ पे 3 से हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको 3 से रिप्लेस कर देते हैं, इसको 3 से रिप्लेस करके लिख देते हैं 3c0, दिस इज 3c1, दिस इज 3c2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आएगा 3c3 and this is a to the power 3 minus 3 which is 0, तो ये चाहिए नहीं हमें, ये चाहिए नहीं, हम लिखते सीधा b क्यूब, यहाँ भी n को रिप्लेस करके 3 करना पड़ेगा, so यहाँ n रिप्लेस करके 3 करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये है 3 माइनस 0 विच इज़ 3, 3 माइनस 1 विच इज़ 2 इंटू बी, और 3 माइनस, यहाँ देखो 3 माइनस ये हो गया ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया ए स्क्वायर बी, ये हो गया ए बी स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, मिटा देते हैं इसको, बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और 3c3 प्लस बी क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया, इसको हम लोग सिर्फ एक्सपैंड कर दिए, तो 3 एन की जगह 3 आ गया, 3c आर की जगह पहली बार 0, तो आर की जगह 0 आया, तो ए टू द पावर 3 माइनस 0 विच इज 3, और बी टू द पावर 0 विच इज 1, then 3c then 3c r equal to 1, तो 3c1 uh, a to the power 3 minus 1 which is 2 and b to the power 1 which is b, इस तरह से एक्सपेंड हो गया। अब देखो इस फॉर्मूला के तहत 3c0 क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, so 3 factorial divided by 3 factorial which is 1, so this is 1 to a cube, ये आ गया पहला नंबर a cube। दूसरा 3c1, इस फॉर्मूले से 3c1 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल जस्ट 2 फैक्टोरियल इनटू 1 का फैक्टोरियल, तो ये आ गया 3, ये आ गया 3a स्क्वायर b प्लस 3c2 का क्या मतलब हो गया, 3c2 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल व्हिच इज 1 फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल व्हिच इज 3 अगेन, so 3a b square plus 3c3, 3c3 क्या हो गया, 3 factorial divided by 3 factorial into 0 factorial which is 1, तो ये हो गया b क्यूब। देखो ये वाला और ये वाला सेम आ गया ना, ठीक है, सेम आ गया। तो this is what binomial theorem tells you. Now we are going to use this theorem, ठीक है, we are going to use this theorem here। तो हमारे पास था f(x) is equals to limit n tends to infinity 1 plus x by n to the power n, ठीक है। अब देखो बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, ये समेशन, ठीक है, ले लेते r इज इक्वल्स टू 0 से n तक, n सी आर, a यहाँ पे क्या है, a का मतलब यहाँ पे जो a था, a क्या है यहाँ पे 1, तो 1 टू द पावर n माइनस r टू x
बाई एन, बी आपका x बाई एन है, दिस इज टू द पावर एन ऑफ कोर्स, सॉरी आर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 टू n, दिस इज x टू द पावर r, या फिर ऐसे लिखो n c r divided by n to the power r into x to the power r, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, इसको एक्सपैंड करते हैं, NCR को एक्सपैंड करते हैं। NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल इंटू n टू द पावर r, ठीक है, टाइम्स x टू द पावर r, ठीक है, ध्यान देना। आई होप बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहा, बट दिस इज इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया कहाँ से, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं हम लोग, जो टेलर से एक्सपेंशन लिखते हैं हम लोग, वो एक्सपेंशन जो सीरीज एक्सपेंशन लोग याद कर लेते हैं, पर वो आया कहाँ से बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, ठीक है। यहाँ देखो, तो n फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल का क्या मतलब हो, पहले यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं इसको, इस चीज़ को, ये यहाँ तक आप देखो, और इसके बाद हम थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो n फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कर करके n तक, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिखते हैं n माइनस आर, फिर आगे चलते चलते n तक, n माइनस 1 इंटू फिर n, इस तरह से लिख रहे हैं आपको, ठीक है। n तक ये हो गया, क्यों ऐसा लिख रहे हैं आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे नीचे क्या है, n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टाइम ऐसे करते करते 3 इंटू करते करते n माइनस आर, और r का फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू करते करते r, और नीचे एक और टर्म है 1 बाई n टू द पावर r, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये पूरा जो टर्म है, ये वाला और ये वाला टर्म, ये पूरा गया, ठीक है, ये पूरा गया। अभी देखो कि यहाँ कितने n बचे, यहाँ पे कितना कितना टर्म्स ऑफ n कितने टर्म्स में n है यहाँ पे, तो n में से n माइनस r टर्म्स तो गया, तो कितना टर्म्स बचा r टर्म्स, यानी कि ये जो डॉट डॉट में कितने टर्म्स बचेंगे r टर्म्स, तो हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 करते करते कितने टर्म्स होने चाहिए, r टर्म्स होने चाहिए। तो r टर्म्स कैसे आएगा, n, ये देखो n पहला टर्म है n, दूसरा टर्म है n माइनस 1, दूसरे के लिए यहाँ पे 1 है, तीसरे के लिए यहाँ पे 2 है, तो r के लिए यहाँ पे कितना होगा, r माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये r फैक्टोरियल को रहने दो, यहाँ पे r फैक्टोरियल रहने दो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका n टू द पावर r, ठीक है। अब जरा ऊपर देखो, ऊपर ऊपर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ n पे फोकस करो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सबसे बड़ा टर्म आएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे देखो n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है मतलब n बहुत बड़ा है, n बहुत बड़ा है का मतलब ये है जैसे कि अगर आप देखो n टू द पावर r और n टू द पावर r माइनस 1 में बहुत फर्क आ जाता है ना। n अगर बहुत बड़ा नंबर, सोचो कि n मान लो 1000 है, तो 1000 के पावर में अगर r मान लो आपका 100 है, ठीक है, और 1000 के पावर में अगर एक कम ले लेते हैं, 99 ले लेते हैं, तो कितना का फर्क आ गया, 1000 गुना का फर्क आ गया, 1000 गुना का फर्क आ गया, बहुत बड़ा फर्क आता है ना। तो जो सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म होगा इसको जो पूरा मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड आउट करेंगे, सबसे बड़ा जो टर्म आएगा वो कौन सा टर्म आएगा, n टू द पावर r आएगा या नहीं आएगा, सबसे बड़ा जो टर्म आएगा ये क्या आएगा, n टू द पावर r आएगा ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म्स है, r टर्म्स है,
यहाँ पे r टर्म्स है, तो यहाँ पे इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे बड़ा जो टर्म आएगा वो आएगा n टू द पावर r। बाकी जो भी टर्म्स आएगा वो n टू द पावर r माइनस वन का टर्म होगा, फिर n टू द पावर r माइनस टू का टर्म होगा। उससे हमें मतलब इतना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा टर्म ये वाला होगा, है ना, सबसे बड़ा टर्म ये वाला होगा। तो ऊपर आ गया आपका n टू द, ऊपर वाले को हम लिख दे रहे हैं n टू द पावर r प्लस कुछ आएगा टर्म्स, ठीक है, प्लस नीचे क्या आएगा n टू द पावर r, ठीक है, एक नीचे r फैक्टोरियल है, एक नीचे r फैक्टोरियल है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे r फैक्टोरियल भी है, ठीक है, यहाँ पे x टू द पावर r है। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं, इस पूरे को, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये है x टू द पावर r, ये डिवाइड कर रहे हैं हम r फैक्टोरियल से, समेशन ऑफ कोर्स रहेगा, समेशन है r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक, एंड लिमिट जो है आपका वो n टेंस टू इन्फिनिटी है। ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर है n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, मैथमेटिकली इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट इवन जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है वो नंबर, ठीक है। अब क्या करते हैं, n टू द पावर r आ गया, तो इस n टू द पावर, ऊपर भी n टू द पावर r का टर्म है, नीचे भी n टू द पावर r का टर्म है, दोनों दोनों ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ पे ये जो टर्म आएगा ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ n टू द पावर r माइनस वन का ऑर्डर का होगा, यानी कि इससे एक पावर छोटा होगा, फिर और भी उससे एक पावर छोटा हो जाएगा, है ना। तो दो टर्म लिख रहे हैं, बाकी टर्म्स लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n टू द पावर r से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा आपका r इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये n टू द पावर r को n टू द पावर r से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये n टू द पावर r माइनस वन डिवाइडेड बाई n टू द पावर r, तो कितना होगा 1 बाई n। नेक्स्ट टर्म होगा n टू द पावर r माइनस टू, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इस पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं n टू द पावर r से, तो बेसिकली वो कितना हो जाएगा n टू द पावर r माइनस टू डिवाइडेड बाई n टू द पावर r, मतलब ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये चलता जाएगा इस तरीके से, और नीचे न्यू डिनोमिनेटर को भी हम n टू द पावर r से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स n टू द पावर r बाई n टू द पावर r इज इक्वल टू 1, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं n टू द पावर r से, और इस को भी डिवाइड कर रहे हैं n टू द पावर r से, ठीक है। तो आपके पास बच गया ये टर्म पूरा, ठीक है, इनटू x टू द पावर r बाई r फैक्टोरियल, ठीक है। अब जरा इस लिमिट को अंदर लेके जाओ, ले जा सकते हैं, बिकॉज दैट विल गिव यू अ फाइनाइट नंबर, लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं इसीलिए बिकॉज दैट विल गिव यू अ फाइनाइट नंबर। तो समेशन जो है वो ऐसा का वैसा रहेगा, लिमिट को ले जाते हैं हम अंदर, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है आपके पास 1 प्लस वन बाई एन के ऑर्डर का टर्म प्लस वन बाई एन स्क्वायर प्लस कुछ होगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये 1 1 लिख रहे हैं, मतलब 1 ही नहीं है, ये ऑर्डर है बेसिकली, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स टू द पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, ठीक है। अभी देखो n टेंस टू इन्फिनिटी है, अगर n बहुत बड़ा नंबर है तो 1 बाई बहुत बड़ा नंबर, ये कितना होगा, ऐसा होगा ना कुछ, ये बहुत ही छोटा नंबर है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत छोटा नंबर होता है, मतलब इतना छोटा, 1 से बहुत छोटा नंबर, तो ये सारा नंबर बहुत छोटा होगा, मतलब अगर n को आप इतना बड़ा बना दो कि आप उसको मेजर भी ना कर सको, तो ये नंबर्स कितना हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स दिस नंबर, दिस होल नंबर इज बेसिकली इक्वल टू 1, है ना, लिमिट लगाने के बाद। तो ये जो टोटल, ये जो पूरा इतना कुछ करने के बाद जो अल्टीमेटली बचा हमारे पास, वो क्या बच गया, एक्स पावर आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। तो हमने शुरू किया था यहाँ से, हमने शुरू किया था fx is equals to limit n tends to infinity 1 plus x by n to the power n, ठीक है, यहाँ से शुरू किया था, और इसको एक्सपैंड करके बाइनोमियली, देन वी हैव प्रूव्ड दैट दिस थिंग इज इक्वल टू
this series x to the power r divided by r factorial। ठीक है, तो इस फंक्शन को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इस जो फंक्शन है, जिस भी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, द फंक्शन विच whose growth और डीके डिपेंड्स ऑन इट्स करंट वैल्यू, उसको हम फंडामेंटली इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों करेक्ट है, दोनों फंडामेंटली करेक्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन। देयरफॉर मेनी ऑथर्स से कि यही डेफिनेशन है आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। मतलब ये है कि आप इस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। बेसिकली हमने प्रूव किया कि कॉन्सेप्ट वाइज हमने देखा कि ये क्यों ऐसा होता है, बट मेनी ऑथर्स स्टार्ट फ्रॉम हियर कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेफिनेशन ही ये है। डेफिनेशन इज 1 प्लस एक्स बाई एन टू द पावर n, और एक और डेफिनेशन है इसका कि this can be written as a series which says this is r from 0 to infinity x to the power r divided by r factorial। ये दोनों डेफिनेशन है of the exponential function। These both of these are the definition of the exponential function। ठीक है, fundamental definition। नेक्स्ट we will see कि इस fx को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। मतलब हाउ कैन वी राइट इट इज, हाउ कैन वी राइट दिस fx as a power raised to some number, as a power raised to some number। okay, how this function can be written as a power law, यानी कि हम प्रूव करेंगे कि अगर fx, if fx is defined like this, हमने प्रूव किया कि अगर प्रॉपर्टी ऐसा है कि कोई फंक्शन है जिसका ग्रोथ या डीके उसका करंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो fx या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही फंडामेंटल है। तो हम प्रूव करेंगे कि इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, ठीक है, डिफाइंड लाइक दिस का मतलब यह है कि डिफाइंड लाइक दिस, दोनों से कुछ भी बोल सकते हो। तो वी विल प्रूव कि अगर इफ फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, देन यू कैन, मतलब वी विल प्रूव दैट fx, ठीक है, into fy is actually equal to fx plus y। ठीक है, नाउ आफ्टर प्रूविंग दिस वी विल बी एबल टू से, यानी कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, fx plus y से शुरू करेंगे, एंड वी विल प्रूव दैट दिस fx plus y कैन बी डीकम्पोज्ड इन लाइक दिस। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो हम बोल सकते हैं कि fx कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ power, and that happens to that number to which and the power is raised happens to be e। now we will also see from this definition itself कि ये जो e है, ये जो e है, ये e है क्या, ये e नंबर क्या होना चाहिए, किस नंबर और किस नंबर के बीच में, एग्जैक्टली रफ आइडिया लेंगे कि e कितना होना चाहिए। ओके, सो आई होप कि थोड़ा ज़्यादा भारी भरकम ना लगा हो ये, आई होप कि समझ में आया। ओके, so meet you in the next video।